हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल श्री एस एस एन वर्ल्ड। तो एनसीईआरटी सीरीज चल रही है जिसमें आज हम पढ़ रहे हैं 7th क्लास की एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर हिस्ट्री का। और जानेंगे इसमें किस तरह से क्वेश्चन बनेंगे, किस तरह से स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनाएगा और किस तरह से वो लैंग्वेज को घुमाकर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में इस चैप्टर में चर्चा करने वाले हैं। इससे कम से कम 8-10 क्वेश्चन इससे निकलते हैं इस चैप्टर से, और उन क्वेश्चनों को देखना होगा कि किस तरह से वो हम लोग उन्हें टैकल करेंगे एग्जाम हॉल में। ठीक है, तो चैप्टर का नेम आपको दिख ही रहा होगा। चैप्टर 2 है नए राजा और उनके राज्य, यानी कि जो नए राजा हैं और उनके राज्यों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जैसा कि कल हमने बताया था कि इस चैप्टर में हम 700 से लेके कितने बताइए, 700 से लेके 1750 तक का हम क्या देखने वाले हैं, पूरा इतिहास काल देखने वाले हैं। आई एम राइट, तो शायद 1750 ही था। ठीक है, देखते हैं। तो कह रहा है कि 7वीं सदी में, कितनी सदी में, 7वीं सदी, एक मिनट, 7वीं सदी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ, यानी कि 7वीं सदी के बाद, यानी कि 700 से देख रहे हैं तो 700 क्या होगा आपका, 7वीं सदी होगा। ठीक है, तो 7वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ, कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीपों के विभिन्न हिस्सों में 7वीं से 12वीं शताब्दी के बीच शासन करने वाले राजवंशों को दिखलाया गया। जो नीचे ये मानचित्र दिया गया है, इसमें 7 से 12 वर्ष के बीच में जो राजवंशों ने शासन किया है उनके बारे में इसमें दिखलाया गया है। तो इसमें आप देख पा रहे होगे, अगर आपको क्लियर दिख रहा हो, 1 मिनट रुको, मैं इसे थोड़ा क्लियर करने की कोशिश करती हूँ। तो इसमें ज़्यादा चीज़ें समझ में नहीं आ पा रही हैं, पर जो जो मुझे इसमें दिख रहा है मैं उनको आपको बता देती हूँ जो इम्पोर्टेंट हैं। एक तो होगा ये चंद्रमान, ठीक है, चहमान वंश, और ये कन्नौज है। और यहाँ पे आप देख पा रहे हो चंदेलों का शासन है, यहाँ पर परमार है, यहाँ पर गुर्जर प्रतिहार हैं, और यहाँ पर देखो राष्ट्रकूट है, और यहाँ पर आपके ये चोल हैं, एक मिनट, ये चोल हैं, ये चेर हैं, ये पांड्य हैं। तो इनका शासन था। तो आप देख पा रहे हो जो दक्षिण भारत का इलाका है, ये क्या है, ये दक्षिण भारत का एरिया है। यहाँ पे कौन है, चोल, चेर और पांड्य राज कर रहे हैं। फिर ऊपर जाएंगे तो ये देखो, ये पश्चिम साइड पे कौन है आपके, एक मिनट, पश्चिम साइड पे आपके राष्ट्रकूट दिख रहे हैं। मैं जो बोल रही हूँ उस पर ध्यान देना, नहीं दिख पा रहा है कोई बात नहीं। तो यहाँ पर कौन है आपके, राष्ट्रकूट दिख रहे हैं। और यहाँ पे मैं इसका अच्छी सी PDF बना के, यानी कि मैप को टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी। तो मैप को आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि मैप से क्वेश्चन बनाएगा कि कौन सा एरिया कहाँ, कौन से किस शासन का मतलब काल, किस दिशा में, कौन सी राष्ट्रकूट किस दिशा में थे, पाल कहाँ थे, चोल, चेल, पांड्य कहाँ थे। तो दिशा के अगर क्वेश्चन बनाएगा तो आप एक बार मैप देख लोगे तो क्लियरिटी आ जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हो ये पाल है, तो पाल का ये कौन सा इलाका हो गया, ये पूर्वी इलाका हो गया है। और यहाँ पे राष्ट्रकूट दिख रहे थे, ये देखो चंदेल है, ये गुर्जर प्रतिहार है, ये परमार है, ये कहाँ, ये मध्य भारत में, ये देखो चहमान हो जाते हैं। तो इस तरह से आपके क्या थे, ये लोग शासन कर रहे थे। ठीक है, ये सीमाएं हैं उनकी, ये देखो, ये इतने में तो ये थे। फिर यानी कि राष्ट्रकूट थे हैं, और फिर यहाँ से इनकी सीमा चोल, चेल, चोर की है। फिर यहाँ से ये जो सीमा है पूरी, ये वाली, ये यहाँ पे चहमान, गुर्जर प्रतिहार, चंदेल और परमार हो जाते हैं, और ये वाली सीमा आपकी पाल वंश की हो जाती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसका जो मैप है मैं साफ साफ टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर दूंगी, और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो बॉक्स देखते हैं। बॉक्स में लिखा है कि क्या है, गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पाल, चोल, चहमानों यानी कि चौहानों का स्थान का निर्धारण कीजिए। यानी कि ये स्थान का निर्धारण मतलब ये कहाँ कहाँ पाए जा रहे हैं, किस एरिया में है। तो इससे क्वेश्चन बन सकता है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन निकालता है, सीधे सीधे क्वेश्चन नहीं देगा एग्जामिनर, हमें घुमाएगा। तो हमें क्या करना है, ये मैप देखना है, और मैप में ये फाइंड करना है कि कौन से राज्य दक्षिण दिशा में है, कौन से पूर्व में है, कौन से पश्चिम में है, और कौन से मध्य भारत में पाए जाते हैं। तो ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले लाइक और एक शेयर जरूर कर दीजिएगा, जिससे कि जो बच्चे इस एनसीईआरटी सीरीज से अवगत नहीं है उनको भी जानकारी हो जाएगी और उनका भी भला हो जाएगा। और एक शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। नए राजवंशों का उदय, जो नए राजवंश थे उनके उदय के बारे में जानेंगे, क्या क्या चीज़ें चल रही थी, कैसे चल रही थी, सब इस चीज़ में इस बुक में हम जानने वाले हैं। ठीक है, 7वीं सदी आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। यानी कि जो
7वीं सदी थी उसमें क्या हुआ था, उपमहाद्वीपों के जो बड़े भूस्वामी थे, भूस्वामी मतलब जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीन होती थी, वो भूस्वामी कहलाते थे। और योद्धा सरदार, जो योद्धा लोग थे, सरदार थे, योद्धा यानी कि लड़ने वाले योद्धा होते हैं ना, सैनिक वगैरह, वो भी अस्तित्व में आ गए थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपने मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। जो राजा लोग थे उन्हें मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। किन्हें देते थे, तो भूस्वामियों और योद्धा सरदारों को देते थे। अब क्वेश्चन बन जाएगा कि भूस्वामी और योद्धा सरदारों को राजा लोग किस चीज़ की उपाधि देते थे, किसकी मान्यता देते थे, तो वो हो जाएगा आपका मातहत और सामंत के रूप में उन्हें मान्यता दी जाती थी। ठीक है, और उनसे क्या उम्मीद की जाती थी, उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। तो ये स्टेटमेंट में क्वेश्चन बन जाएगा, सीधा सीधा क्वेश्चन बनेगा कि जो भूस्वामी और बड़े क्या थे, भूस्वामी और क्या थे, योद्धा लोग थे, यानी कि जो भूस्वामी और योद्धा थे, योद्धा सरदार। ठीक है, जो बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार थे उन्हें मातहत कहा जाता था। मातहत या सामंत की मान्यता दी जाती थी। स्टेटमेंट 1 दे देगा। स्टेटमेंट 2 दे देगा कि वे राजा के लिए, राजा या स्वामी के लिए, या राजा कुछ भी आ सकता है, वो राजा के लिए उपहार लाते थे और उन्हें सैन्य सेवा प्रदान करते थे। स्टेटमेंट 2 दे देगा और आपको ऑप्शन दे देगा ओनली 1 राइट है, ओनली 2 राइट है, बोथ आर ट्रू और बोथ आर रॉन्ग। तो आपको पता है, आपने ये लाइन पढ़ ली है ना, कि बड़े भूस्वामी क्या थे, योद्धा सरदार जो बड़े स्वामी और योद्धा सरदार थे उन्हें राजा लोग क्या कहते थे, मातहत और सामंत कहते थे। ये लोग राजा के उपहार लाते थे। इस तरह से स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आई होप चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अगर क्लियर हो रही हैं तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स को जोड़िएगा, जिससे कि उन्हें भी इस NCERT का लाभ मिल सके, वो भी अपना सीटेट क्वालिफाई कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उनकी दरबार में हाजिरी लगाएं और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करें। ये चीज़ें किसकी थी, भूस्वामी की, और कौन, योद्धा सरदार करते थे। फिर क्या है, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने में पर सामंत अपने आप को महासामंत और महामंडलेश्वर यानी कि पूरे मंडल का स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। जो ये बड़े स्वामी थे और कौन थे, योद्धा सरदार, इन्हें ही क्या कह रहे थे हम, इन्हें ही क्या कहते थे सामंत कहते थे। लेकिन जब इनके पास क्या हो जाती थी, अधिक सत्ता आ जाती थी, पावर, अधिक संपदा आ जाती थी, तो ये सामंत अपने आप को क्या घोषित कर देते थे, महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे। तो जो महासामंत है यानी कि जो महामंडलेश्वर है, उसका मतलब होता है पूरे मंडल का महान स्वामी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। क्या क्या घोषित करते थे सामंत अपने आप को, महासामंत और महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का भी दावा करते थे। मान लीजिए ये योद्धा है, ये कोई योद्धा है, इसके पास बहुत पावर आ गई है। ठीक है, इसके पास बहुत पावर आ गई है। इसने क्या किया, अपने आप को मातहत घोषित कर दिया। ठीक है, मात सामंत घोषित कर दिया, महामंडलेश्वर कहने लगा। और इसने क्या किया, राजा क्या हुआ, राजा की जो सत्ता थी वो कमज़ोर पड़ी, तो इसने राजा को क्या किया, राजा से अपनी सत्ता को, अपने आप को स्वतंत्र करके क्या कर लेते थे, ये अपने आप को स्वतंत्र कर लेते थे राजा से। क्यों कर लेते थे, क्योंकि इनके पास इतनी ज़्यादा पावर आ जाती थी, इतनी ज़्यादा संपदा हो जाती थी कि ये राजा से अपने आप को स्वतंत्र कर लेते थे। तो फिर से एक बार बताती हूँ स्टेटमेंट कैसे बनेगा। जो भूस्वामी थे, जो बड़े भूस्वामी योद्धा सरदार थे, उन्हें सामंत या मातहत कहा जाता था। ठीक है, कौन कहता था, राजा कहते थे। ये राजा के लिए क्या लाते थे, उपहार लाते थे। स्टेटमेंट में डाल देगा, ये राजा के लिए उपहार लाते थे, इन्हें सैन्य सहायता देते थे। ये भी स्टेटमेंट राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बनाएगा तो वो कहेगा कि जो मातहत होते थे, वो मातहत या सामंत अपने आप को महासामंत या महामंडलेश्वर घोषित कर देते थे और वो अपने राजा से भी स्वतंत्र हो जाते थे। तो ये सारे स्टेटमेंट आपके राइट हो जाएंगे। ठीक है, 2 स्टेटमेंट देता है या 3 दे या 4 दे, क्या करना, मैंने जितने भी स्टेटमेंट इससे बन सकते थे मैंने चारों को आपको क्लियर कर दिया है। बस आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। इवन अगर आपका मैसेज आया कि मैम आपने ये पढ़ाया था, मुझे ध्यान नहीं रहा, मुझे ये गलत हो गया, तो मुझे बहुत ही निराशा होगी, क्योंकि मैं बहुत ही मेहनत से आपको ये क्लासेस करवा रही हूँ। एक एक लेसन पे बहुत जल्दी कोशिश करती हूँ, बट टाइम लग जाता है समझाने में, क्योंकि बहुत से बच्चे हैं जो NCERT अभी उन्होंने पढ़ी ही नहीं, खोली ही नहीं, उन्हें समझ में नहीं आ रही हैं चीज़ें, तो उन्हें समझाना पड़ता है। अगर आपको समझ में आ रहा है जल्दी जल्दी तो आप स्पीड बढ़ाकर भी देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। बस आपको चीज़ें टैकल करनी है, एग्जाम हॉल में किसी तरह से अपने क्वेश्चन को सही करना है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि इस तरह से
इस तरह एक उदाहरण दक्कन में राष्ट्रकूट का था, यानी कि जो उदाहरण है वो कहाँ था, राष्ट्रकूट का एक उदाहरण है। क्या उदाहरण है देखते हैं। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। जो राष्ट्रकूट थे वो शुरुआत में किसके अधीनस्थ थे, वो कर्नाटक के चालुक्य राजा के अधीन थे। फिर 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतिदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी को अधीनता से इनकार कर दिया और उसे हराया और हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया। ठीक है, अब इससे कैसे क्वेश्चन बनेगा, इतने से पैराग्राफ से मैं आपको 3 क्वेश्चन बना के बताती हूँ। आप कहोगे कैसे, ठीक है, अब पहले पढ़ लें पूरा पैराग्राफ। ठीक है, जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इससे याजक जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रियत्व कर लेगा। अब क्वेश्चन कैसे बनेगा, पहला क्वेश्चन बनेगा कि जो कर्नाटक के चालुक्य के अधीनस्थ कौन थे, तो वो हो जाएंगे राष्ट्रकूट थे। क्या राष्ट्रकूट चालुक्य राजाओं के अधीनता से स्वतंत्र हो गए थे, तो स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन बता दिए। पहला क्वेश्चन बताया कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन कौन थे, तो वो राष्ट्रकूट थे, या स्टेटमेंट सीधे डाल देगा कि कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन कौन नहीं, कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन राष्ट्रकूट थे। स्टेटमेंट 1। स्टेटमेंट 2 डाल देगा कि राष्ट्रकूटों ने अपनी जो अधीनता थी वो राष्ट्रकूट चालुक्यों से स्वतंत्र हो गए। तो दोनों ही स्टेटमेंट राइट हो जाएंगे, क्योंकि जब वो उनके अधीन होंगे तभी तो स्वतंत्र होंगे, है ना। तो पहले वो चालुक्यों के अधीनस्थ थे, फिर राष्ट्रकूटों ने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया था। अब राष्ट्रकूट का कौन सा वो राजा था जो कर्नाटक के चालुक्यों से स्वतंत्र हुआ था, तो वो आपका दंतिदुर्ग हो जाता। मैं पूरे स्टेटमेंट क्यों यूज कर रही हूँ कि इसमें से अगर एक आध नाम हटा भी देता कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि वो लिख देगा कि चालुक्यों से राष्ट्रकूटों को स्वतंत्र कराने वाला राजा कौन था, तो वो आपका दंतिदुर्ग हो जाएगा। कैसे भी पूछे, बस आपको स्टेटमेंट क्लियर होना चाहिए। फिर क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा राष्ट्रकूट राजा था जिसने चालुक्यों से यानी कि अधीनता अस्वीकार करके, यानी कि स्वतंत्रता को अपनाकर हिरण्यगर्भ नामक यज्ञ किया था, तो वो आपका राष्ट्रकूट हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि हिरण्यगर्भ नामक जो यज्ञ था वो किस लिए किया जाता था, तो सबसे पहले हिरण्यगर्भ का मतलब होता है सोने का गर्भ। क्वेश्चन बन जाएगा हिरण्यगर्भ का अर्थ क्या है, तो वो हो जाता है सोने का गर्भ। हिरण्यगर्भ यज्ञ इसलिए किया जाता था कि जो लोग जन्म से क्षत्रिय नहीं है, दिख रहा है, जो याजक मतलब लोग जो जन्मना मतलब जन्म से क्षत्रिय नहीं है, वो ये याग कराते थे, वो क्या हो जाते थे, दोबारा क्षत्रिय बन जाते थे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। अब बॉक्स पढ़ लेते हैं। बॉक्स क्या कह रहा है, बॉक्स कह रहा है कि एलोरा की गुफा 15 का भित्त चित्र जिसमें विष्णु और नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, यह कृति राष्ट्रकूट काल की कृति है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। अगेन सीधा पूरा ही स्टेटमेंट आपका बन जाएगा। आप कहोगे मैम कैसे बन जाएगा, सीधा डाल देगा कि एलोरा की गुफा में जो नरसिंह यानी कि नरसिंह या पुरुष सिंह के रूप में जो मूर्ति दिखलाई गई है वो किस काल की कृति है, तो वो किस काल की कृति हो जाती है, तो वो आपकी राष्ट्रकूट काल की कृति हो जाती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है कि कुछ अन्य उदाहरणों में उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। क्या थे, जो कदम मयूर शर्मन है और जो गुर्जर प्रतिहार हैं वो कौन थे, ब्राह्मण थे। पर ब्राह्मण होने के बावजूद उन्होंने क्या किया, शस्त्र को अपना लिया, यानी कि अपने परंपरागत पेशे को छोड़कर। परंपरागत पेशा क्या होता है ब्राह्मणों का, पूजा पाठ करना, बट उन्होंने उस चीज़ को छोड़कर क्या किया, शस्त्र को अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक और राजस्थान को अपने राज्य में सफलतापूर्वक मिलाया है। अब क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन से वो राजवंश थे जो ब्राह्मण थे जिन्होंने अपने शस्त्र उठा लिए, तो वो कदम के कौन थे, मयूर शर्मन थे, और गुर्जर प्रतिहार के कौन हो जाते हैं, हरिश्चंद्र हो जाते हैं। अब क्वेश्चन दूसरा बन जाएगा कि कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार ने किन किन राज्यों को सफलतापूर्वक जीता था, तो वो कर्नाटक हो जाता है और राजस्थान हो जाता था। ठीक है, क्वेश्चन ये आया हुआ है कि किन ब्राह्मणों ने अस्त्र उठाए थे। ठीक है, तो आपको याद रखना है कदम मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र हो जाता है। मैं बार बार इसलिए बोलती हूँ जिससे कि आपको चीज़ें याद रहें, माइंड में रहें। अब राज्यों में प्रशासन कैसा था इस बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
इन नए राजाओं में से कईयों ने महाराजाधिराज, त्रिभुवन चक्रवर्ती और इसी तरह की अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की थी। महाराजाधिराज मतलब राजाओं के राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, त्रिभुवन, त्रि मतलब तीन, भुवन मतलब भुवनों, चक्रवर्ती मतलब स्वामी, यानी कि 3 भवनों का स्वामी। इसी तरह इन्होंने क्या की थी, बहुत बड़ी बड़ी क्या की थी, उपाधियां धारण की थी। लेकिन इस तरह के दावों के बावजूद भी अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मण संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। ध्यान रखना, क्वेश्चन बन जाएगा कि सामंत और सामंतों के साथ साथ वो किसानों के साथ भी क्या करते थे, सत्ता साझेदारी करते थे। तो ये स्टेटमेंट आपका रॉन्ग नहीं होगा, ये स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलो, जब तक मैं PDF लगाती हूँ आप लोग लाइक कर दीजिएगा, फटाफट से लाइक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसान, पशुपालक, कारीगरों से के संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। क्या कह रहा है, इन सभी राज्यों में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बाध्य किया जाता। जिन राज्यों को हमने मैप में देखा है उन्हीं राज्यों के बारे में पूछ रहा है वो। ठीक है, स्टेटमेंट में डाल देगा कि जो चोल वंश में किसानों, पशुपालकों से संसाधन इकट्ठे किए जाते थे, उन्हें एक हिस्सा त्यागने को कहा जाता था। राइट हो जाएगा। पांड्य के लिए, राष्ट्रकूट के लिए, गुर्जर प्रतिहार के लिए, तो सबके राजवंशों की ये बात चल रही है। ठीक है, तो उन्हें क्या किया जाता है, एक हिस्सा त्यागने को कहा जाता था। ठीक है, फिर क्या है, कभी कभी इस हिस्से को लगान मानकर वसूला जाता था, यानी कि जो हिस्सा था उसे लगान मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाला भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। जो कर था, राजस्व था या कर था, वो किससे, व्यापारियों से भी लिया जाता था। अब ये देखते हैं 400 कर। 400 कर क्या थे, यानी कि ऐसे लिखा है 400 कर लगाए थे। कहाँ लगे थे, तो ये जानेंगे। तमिलनाडु में शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेखों में विभिन्न किस्म के करों के लिए 400 ज़्यादा सूचक शब्द मिले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन बन जाएगा कि किस वंश में 400 ज़्यादा कर लगाने के सूचक मिले हैं, तो वो चोल वंश के हो जाते हैं। कहाँ से मिले हैं, तो तमिलनाडु के अभिलेख से मिले हैं। तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर कौन सा था, आपका बेट्टी हो जाता है। बेट्टी क्या है, बेट्टी एक नगद कर नहीं है, बल्कि जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। ध्यान से सुनना, कर से एक क्वेश्चन आपका 100% बनने वाला है और उसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। तो जो बेट्टी था, ध्यान से सुनना, 1 मिनट, जो बेट्टी था वो क्या होता था, जबरन लिया जाता था। बेट्टी कैसा कर था, जबरन श्रम के रूप में लिए जाने वाला कर था। ठीक है, यानी जबरन श्रम और कदमई यानी कि भूस्वामी थे। कौन थे, जबरन श्रम और कदमई यानी कि भू राजस्व थे। क्या थे, कदमई या जबरन श्रम क्या होते थे, भू राजस्व थे। मकान पर छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, ये कर थे। ध्यान से सुनना, चोल वंश के। ठीक है, मकान पर अगर छाजन लगा रहे हो, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ रहे हो, तो सीढ़ी का यूज कर रहे हो, तो सीढ़ी पर कर लगता था। ये क्वेश्चन घुमा देगा, वो कहेगा खजूर और ताड़ के पेड़ों पर कर लगता था, तो गलत हो जाएगा। खजूर और ताड़ के पेड़ पर नहीं, उनके ऊपर चढ़ने के लिए जो सीढ़ी यूज करते थे, तो उस सीढ़ी पर कर लगता था। ठीक है, पारिवारिक संपत्ति का उत्तराधिकार जब पारिवारिक संपत्ति को हासिल करता है तब भी उस पर कर लगाया जाता था। तो ये कर हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, आगे और भी चीज़ें हैं जो हम इन्हें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, ये संसाधन राजा की व्यवस्था का वित्तीय आधार बनते थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होता था। संसाधन उन युद्धों को लड़ने से भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों के प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी। क्वेश्चन बन जाएगा कि राजस्व वसूली के लिए जो पदाधिकारी की नियुक्ति होती थी उनके लिए क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट थी, तो वो क्या होते थे, वो प्रभावशाली परिवार के बीच से होना चाहिए। प्रायः एक ऐसा होता था, वंशानुगत होता था। 1 मिनट रुक जाइए, ये बेचने वाला आ गया है, ऐसे ही चल जाएगा।
कोई नहीं, उसका भी काम है, वो भी करेंगे, रोजी रोटी के लिए सभी काम करते हैं, ठीक है। तो क्या बनेगा, प्रभावशाली परिवार से ही इनकी नियुक्ति होती थी, जो राजस्व वसूली करते थे या कर वसूल करते थे। ये प्रायः क्या होते थे, वंशानुगत होते थे। सेना में भी ऐसा ही होता था, यानी कि सेना के लिए भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी भी इस ओहदे या पद पर विराजित होते थे। अब प्रशस्तियाँ और अनुदान क्या होती हैं, ये प्रशस्तियाँ क्या होते हैं, ये अनुदान जानेंगे। प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरा होते हैं जो शब्दशः सत्य नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती हैं कि शासक खुद कैसा दर्शाने चाहते थे। प्रशस्तियाँ मतलब प्रशंसा हो रही है, ठीक है। मिसाल के लिए सूरवीर विजयी योद्धा के रूप में विद्वान ब्राह्मणों की रची गई थी, यानी कि जो सूरवीर योद्धा हैं उन्होंने योद्धा के रूप में भी विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी, अक्सर प्रशासन में मदद करते थे, ठीक है। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। नागभट्ट की उपलब्धियाँ, किसकी, नागभट्ट की उपलब्धियाँ जानेंगे क्या है नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में पढ़ा था। हमने आपको पिछले साल यानी कि 6th क्लास की एनसीईआरटी में समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के बारे में बताया था कि नहीं बताया था। फिर संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। अब कैसे वर्णन किया गया है ये देखेंगे, ध्यान से सुनना। जो ग्वालियर की प्रशस्ति थी संस्कृत में लिखी गई थी, किस में लिखी गई थी, संस्कृत में लिखी गई है। और ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश नागभट्ट के कामों का वर्णन किया गया है। क्या वर्णन किया गया है सुनेंगे। कह रहा है कि आंध्र सैंधव क्या है, सिंध है, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा है और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा है। हिस्सा के राजा उनके आगे क्या हो गए थे, धराशाही हो गए थे। फिर आगे उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रा युद्ध को विजित किया था। उन्होंने बंग यानी कि बंगाल का हिस्सा, अनर्त यानी कि गुजरात का हिस्सा, मालवा यानी कि मध्य प्रदेश, किरात यानी कि बनवासी, तुर्क यानी कि तुर्क, वत्स या मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राज्यों को पराजित किया था। पहला क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि बंग किसे कहते हैं, बंगाल को कहते हैं। अनर्त किसके लिए यूज हुआ है, तो गुजरात के लिए यूज हुआ है। मालवा मध्य प्रदेश के लिए। किरात किसे कहते हैं, बनवासी को कहते हैं। और तुर्क को कहते हैं। वत्स और मत्स्य दोनों उत्तर भारत के लिए यूज किए गए शब्द हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा। तो इस तरह क्वेश्चन बन जाती है। अब आपको ये माइंड में आया होगा कि समुद्रगुप्त की जो प्रशस्ति है वो कौन सी प्रशस्ति है, किसमें समुद्रगुप्त के बारे में बताया गया है। तो समुद्रगुप्त के बारे में आपको प्रयाग प्रशस्ति में बताया गया है, जो कि मैंने आपको पहले क्लियर कर चुकी हूँ। तो समुद्रगुप्त के लिए किस प्रशस्ति का यूज हुआ है, प्रयाग प्रशस्ति का यूज हुआ है। अगर नोट डाउन नहीं किया है तो कर लेना। लिखी किसने है, तो प्रयाग प्रशस्ति लिखी है आपकी हरिसेन ने। किसने लिखी है, हरिसेन ने लिखी है। फिर बात करते हैं जो नागभट्ट की प्रशस्ति है वो कौन सी हो जाती है, तो वो आपकी ग्वालियर प्रशस्ति हो जाती है। कौन सी प्रशस्ति हो जाती है, तो नागभट्ट के बारे में जिस प्रशस्ति में लिखा हुआ है वो आपकी हो जाती है ग्वालियर प्रशस्ति, ठीक है, ध्यान रखना। यानी कि ग्वालियर में पाई गई एक प्रशस्ति को ही क्या कहते हैं, ग्वालियर प्रशस्ति कहते हैं। एक मिनट, क्या कहते हैं, ग्वालियर प्रशस्ति कहते हैं। अगर क्वेश्चन बनेगा कि नागभट्ट के बारे में किस प्रशस्ति में बताया गया है, तो वो आपकी ग्वालियर प्रशस्ति हो जाती है। अब लिखा किसने है, तो मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बता देती हूँ। वो लिखा है आपका बालादित्य ने। ध्यान से लिखो कि ग्वालियर प्रशस्ति में किसके बारे में बताया गया है, तो नागभट्ट प्रतिहार के बारे में बताया गया है। और क्या बताया गया है, किसने लिखी है, तो ये आपकी बालादित्य ने लिखी है। किसने लिखी है, बालादित्य ने लिखी है। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और आपको पता है प्रतिहारों के कन्नौज पर आधिपत्य की सूचना इसी से मिलती है, जो आप पढ़ चुके हो कि कन्नौज के शासक चक्रायुध को इसने क्या किया था, विजित किया था। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। मैंने प्रशस्ति बता दी है, आप वीडियो को पॉज करके और लिख लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रशस्ति है, क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि 6th क्लास की एनसीईआरटी में भी इसका जिक्र हुआ था और अगली 7th क्लास में भी इसका जिक्र हो रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं।
आगे कह रहा है कि राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। जो राजा लोग थे वो क्या करते थे, ब्राह्मणों को क्या करते थे, भूमि अनुदान से पुरस्कृत यानी कि भूमि दान दिया करते थे। ये ताम्रपत्र अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। जो ये ताम्रपत्र दिख रहे हैं वो अभिलिखित होते थे और भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। फिर क्या कह रहा है, आगे देखेंगे बॉक्स, ये थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्र है। जो ये ताम्रपत्र है थोड़ा संस्कृत में लिखा है, थोड़ा तमिल में लिखा हुआ है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक द्वारा भूमि अनुदान का उल्लेख दिया गया है। जो 9वीं सदी में जिस शासक ने क्या किया था, भूमि अनुदान किया था, उसके बारे में इसमें उल्लेख दिया गया है। ठीक है, ये जो कड़ियों में से ये पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी रहती थी। जो ये पत्र कड़ियों से जुड़े हैं उन पर राजसी मोहर लगी होती थी, जो यह बतलाने के लिए थे कि यह क्या है, ये आपके प्रमाणिक है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, कैसे बनेगा तो वो मैं आपको बता देती हूँ। पहला क्वेश्चन बनेगा कि जो ब्राह्मणों को भूमि दान दिया जाता था उन्हें अभिलिखित ताम्रपत्र दिए जाते थे, क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फिर बनेगा कि जो ताम्रपत्र थे वो कुछ संस्कृत में और कुछ किस में लिखे थे, तमिल भाषा में लिखे थे, क्वेश्चन राइट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन बनेगा कि उनकी कड़ियों, जो ताम्रपत्र थे वो कड़ियों से जुड़े रहते थे, उन पर मोहर लगी थी, तो ये भी राइट हो जाएगा। मोहर क्यों लगाई जाती थी, तो मोहर प्रमाणिकता के लिए लगाई जाती थी। तो चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला चैप्टर सॉरी अगली स्लाइड। भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था, यानी कि ब्राह्मणों को भूमि तो दे ही जा रही थी, बट और चीज़ें थी वो क्या दी जा रही थी, इस बारे में हम जानेंगे। ठीक है, ये चोल के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तमिल भाग का एक अंश है। देखो यहाँ पे चोल मेंशन कर दिया है, तो ये जो चीज़ें हैं वो चोलों के लिए ही एप्लीकेबल होंगी। ठीक है, क्या कह रहा है कि यहाँ पर क्या होते थे, मिट्टी की मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियों को लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया है। इस भूमि पर ये चीज़ें फलदार वृक्ष, पानी, भूमि, बगीचे और फलोद्यान, पेड़, कुएं, खुली जगह, चारागाह, एक गाँव, बाबी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अन्नागार, मछलियों के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें होती हैं। जो उन्होंने भूमि दान दिया है तो उन पर ये चीज़ें आप लोग कर सकते हो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जिसे भी भूमि मिलती थी वह इससे कर वसूली कर सकता था, यानी कि जो भूमि ब्राह्मणों को दी है उससे वो क्या कर सकते थे, उस भूमि पर कर भी ले सकते थे। ठीक है, वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता था, यानी कि जैसे ये भूमि दी गई है वो कर वसूल सकते थे, और जो न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माना लगा दिया जाता था उनसे तौर पर जो उनसे भी क्या कर सकते थे, कर वसूल सकते थे। पान के पत्तों पर लगने वाला कर, बुने हुए कपड़ों पर लगने वाला कर, ठीक है, किस पे, पान पे पत्तों पर, बुने हुए कपड़ों पर, साथ ही साथ वाहनों पर लगने वाला कर भी वसूल सकते थे। ठीक है, वहाँ पकी ईंटों के ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकते थे, यानी कि जो पकी ईंटें हैं वो ऊपरी माले पर बड़े कमरे बनवा सकते थे, बड़े एवं छोटे कुएं खुदवा सकते थे, पेड़े कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकते थे, जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहरें बनवा सकते थे। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। तो ये चीज़ें चल रही थी, यानी कि जो चोल थे उन्होंने जमीन के, भूमि के साथ साथ क्या दिया, तो भूमि के साथ ये चीज़ें दी। जैसे भूमि दान देते थे वो क्या कर सकते थे, वो उस भूमि पर कर इकट्ठा कर सकते थे, नंबर 1। नंबर 2, वो न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता था, जिस पर कर के लिए जुर्माना लगाया गया वो भी वो ले सकता था। जैसे भूमि अनुदान दी गई है वो पान के पत्तों का कर ले सकता था, कपड़ों का कर ले सकता था, वाहनों का कर ले सकता था, और वो पकी हुई ईंटों को ऊपरी माले तक कमरे बनवा सकता था। ये पानी आने की सुविधा, ये सारी चीज़ें वो कर सकता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब बात करते हैं 12वीं शताब्दी में एक बृहत संस्कृत काव्य की रचना हुई। कब? 12वीं शताब्दी में। इसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। कहाँ के? कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। किसने लिखी थी? तो वो कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया था। ठीक है, किसने रचा था? कल्हड़ ने रचा। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि कल्हड़ द्वारा रचित रचना में जिस कल्हड़ ने जो रचना रची थी उसमें किस शहर के शासन का या किस राज्य का वर्णन है? तो कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का है इतिहास दर्ज है। तो कल्हड़ नामक रचनाकार द्वारा रचा गया था। अब वो कौन सा काव्य था? बृहत संस्कृत महाकाव्य था, जिसमें कश्मीर के शासन का वर्णन था। और इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे कि वो
कल्हड़ ने कौन सा ऐसा ग्रंथ था जो रचा था? तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करोगे। कल्हड़ द्वारा रचा गया संस्कृत में काव्य कौन सा था, बताइए। क्या वो तरंगिणी था, क्या वो दूसरा था? तो इस बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, ठीक है। 12वीं शताब्दी में एक बृहत महाकाव्य भी रचा गया जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। इसे कल्हड़ नामक एक रचनाकार द्वारा रचा गया था। कल्हड़ ने अपना वृत्तांत लिखने के लिए शिलालेखों, दस्तावेजों और प्रत्यक्षदर्शियों के वर्णनों और पहले के इतिहास समेत अनेक तरह के स्रोतों का इस्तेमाल किया। प्रशस्तियों के लेखकों में भिन्न वह अक्सर शासकों और उनकी नीतियों के बारे में आलोचनात्मक रुख दिखलाता था। इसलिए 12वीं सदी के लिए यह क्या है, एक असाधारण ग्रंथ हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। धन के लिए युद्ध कैसे होते थे, धन के लिए युद्ध ये जानेंगे। तो आपने गौर किया होगा कि इनमें से प्रत्येक शासन राजवंश के आधार पर क्षेत्र विशेष था। वे दूसरे क्षेत्रों पर भी नियंत्रण करने का क्या करते रहते थे, प्रयास करते रहते थे, ठीक है। अगर चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट भी करिएगा कि क्लास कैसी लगी आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी के कन्नौज नगर। कहाँ पर? एक क्षेत्र था जो गंगा घाटी के नदी के कौन था, कन्नौज नगर। वहाँ पर गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, पालवन शासक सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण करने के लिए क्या करते थे, आपस में लड़ते थे। यानी गुर्जर लड़ रहे हैं, राष्ट्रकूट लड़ रहे हैं, और कौन लड़ रहा है, और पाल लड़ रहे हैं। तो जब ये गुर्जर और पाल और राष्ट्रकूट लड़ रहे हैं तो ये तीनों तरफ से युद्ध हो रहा है, तो इसीलिए इसका नाम त्रिपक्षीय संघर्ष भी रख दिया गया था। क्या रख दिया गया था? त्रिपक्षीय संघर्ष भी रख दिया था। क्वेश्चन बन जाएगा त्रिपक्षीय युद्ध किनके बीच में हुआ था? तो वो आपका गुर्जर, राष्ट्रकूट और पाल के बीच में हो जाता था। त्रिपक्षीय युद्ध किसे जीतने के लिए हुआ था? तो वो आपका कन्नौज को जीतने के लिए हो जाता था, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ये देखो त्रिपक्षीय संघर्ष कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। आगे क्या कह रहा है, जैसा कि हम देखेंगे कब 62 और 66 में शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया कर भी अपनी सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। यानी कि जो मंदिर बनवाते थे उनसे भी सत्ता और किसका, संसाधनों का प्रदर्शन किया जाता था। इसलिए जब भी एक दूसरे के राजाओं पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को ही अपना निशाना बनाते थे। कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे, मतलब बहुत अधिक संपन्न हो जाते थे मंदिर। आप इसके बारे में कहाँ पढ़ेंगे, हम अध्याय 5 में इसके बारे में पढ़ेंगे। अब देखो सुल्तान क्या होता है, सुल्तान किसे कहते हैं? सुल्तान क्या होता है? अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब क्या होता है, शासक। जो सुल्तान है वो कौन सा शब्द है? वो अरबी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ हो जाता है शासक। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है कि अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान, किसका? गजनी का सुल्तान कौन था? महमूद गजनवी। पढ़ा होगा आपने। कहाँ का था वो महमूद गजनवी? वो अफगानिस्तान का था, अफगानिस्तान के गजनी का था। उसने क्या किया था, 957 से लेके 1030 तक शासन किया है। अपने नियंत्रण के विस्तार में उसने क्या किया, मध्य एशिया के भागों, ईरान उपमहाद्वीप, उत्तर पश्चिमी हिस्से तक क्या किया था, अपने शासन पर नियंत्रण रखा था, ठीक है। तो अफगानिस्तान की गजनवी कौन था? सुल्तान महमूद था। उसने 957 से लेके 1030 यानी कि 1997 से लेके 1030 तक शासन किया। उसका जो नियंत्रण क्षेत्र था, जहाँ तक उसका अपना अधिकार था, वो था मध्य एशिया भाग, ईरान उपमहाद्वीप और उत्तर पश्चिम के हिस्से हो जाते हैं, ठीक है। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीपों पर हमला करता था। क्या करता था? वो हर साल हमला करता था। और वो क्या करता था, उसका निशाना संपन्न मंदिर ठीक होते थे। और इसने क्या किया था, इसने ही गुजरात का जो सोमनाथ मंदिर था, इसने ही गुजरात के सोमनाथ मंदिर को क्या किया था, उस पर युद्ध किया था और उसे तोड़फोड़ मचाई थी। वहाँ से क्या किया था, उसने बहुत सारा धन उठा ले गया था। उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ था। जो सोमनाथ मंदिर है वो कहाँ है, पहला क्वेश्चन ये बन जाएगा। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में है। इस पर किसने आक्रमण किया था? महमूद गजनवी ने। कहाँ का था? तो वो अफगानिस्तान के गजनी का था। यहाँ पर उसके आक्रमण करने का उद्देश्य क्या था? तो धन संपदा को लूटना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था। क्वेश्चन बनेगा, स्टेटमेंट में डाल देगा कि सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। उसने अलबरूनी नामक एक विद्वान को उपमहाद्वीप का क्या करने, लेखा जोखा लिखने के लिए काम सौंपा था, ठीक है। अरबी में लिखी गई कृतियाँ किताब अल हिंद
आज भी इतिहासकार के लिए महत्वपूर्ण सूरत बन जाती हैं। तो अलबरूनी ने के द्वारा लिखी गई कौन सी कृति हो जाएगी आपकी? किताब अल हिंद हो जाएगी, जो कि आज भी इतिहासकारों के लिए इंपॉर्टेंट स्रोत है। अलबरूनी ने इसे तैयार करने के लिए किसकी सहायता ली थी? तो संस्कृत के विद्वानों से परामर्श लिया था। महमूद गजनवी के बारे में जो स्टेटमेंट बन सकते हैं वो मैं बताती हूँ। पहला बनेगा, उन्होंने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। राइट हो जाएगा। क्यों किया? क्योंकि वो धन संपदा लूटना चाहते थे। दूसरा बन जाएगा, वो सुल्तान क्या था? महमूद अपने द्वारा जीते गए लोगों के बारे में कई बातें जानना चाहता था। स्टेटमेंट राइट हो जाएगा। उसने अलबरूनी को उपमहाद्वीपों का लेखा जोखा रखने के लिए रखा था, तो ये भी सही हो जाएगा। किताब अल हिंद किसने लिखी थी? अलबरूनी ने लिखी थी। अलबरूनी ने इसे तैयार करने के लिए किसका लिया था सहयोग? तो संस्कृत विद्वानों का परामर्श लिया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हल्के में मत लेना, मैं स्टार मार्क्स कर देती हूँ आपको, यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनेगा। आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है, युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चहमान भी थे। चहमान मतलब कौन होता है? चहमान, चौहानों को चहमान कहते हैं। क्या कहते हैं? चौहानों को चहमान कहते हैं। देखो, जो बाद में क्या कहलाए? चौहान कहलाए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। ठीक है, तो चौहान पहला ही स्टेटमेंट बना देगा कि चहमानों को चौहान कहते हैं। राइट हो जाएगा। चौहान दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्रों पर शासन करते थे, ये भी आपका राइट हो जाएगा। अगर यहाँ पे डाल दे कि दिल्ली और आगरा में शासन करते थे चौहान, तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें अजमेर की जगह क्या डाल दिया है? आगरा डाल दिया है। तो स्टेटमेंट में डर क्यों लगता है? क्योंकि हमें चीज़ें क्लियर नहीं होती हैं, तो हमें क्लियर रखना है दिल्ली और अजमेर में शासन करते थे वो लोग। ठीक है, उन्होंने पश्चिम और पूरब की ओर अपना नियंत्रण विस्तार कर रखा था। कहाँ पर करा था? पश्चिम और पूरब, ध्यान रखेंगे, पश्चिम और पूरब। अगर उसने डाल दिया पश्चिम और उत्तर, वहीं पे स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। पश्चिम पूरब मतलब पश्चिम पूरब पर उनका विस्तार था, और जहाँ उन्होंने गुजरात के चालुक्यों और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। तो उन्हें क्या करना पड़ा? गुजरात में चालुक्यों से टक्कर ली, यानी कि लड़ाई हुई। पश्चिम उत्तर प्रदेश में किससे? गहड़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हो जाता है? तो पृथ्वीराज चौहान हो जाता है, जो कि 1168 से लेकर 1192 तक उसका शासन था। पहली बात तो यहीं से जो क्वेश्चन बनेंगे उन्हें आप लोग ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला स्टेटमेंट इसलिए बताती हूँ कि अगर फैक्ट भी पूछेगा तो फैक्ट आप लोग अच्छे से टैकल कर लोगे। फैक्ट कैसे पूछेगा कि चहमान किसे कहते थे? चौहान को कहते थे। अब मैंने स्टेटमेंट बता दिया, पहला स्टेटमेंट बन जाएगा कि चहमानों को ही चौहान कहते थे। राइट हो गया, तो उसमें दोनों चीज़ें आ गई ना। दूसरा बन जाएगा, उन्होंने दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र में शासन किया। सही है। उन्होंने पश्चिम और पूरब की ओर अपना नियंत्रण बना रखा था, विस्तार कर रखा था। सही है। गुजरात के उनका क्या हुआ? गुजरात के चालुक्यों से और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गहड़वालों से उनकी लड़ाई हुई या युद्ध हुआ या टक्कर हुई, ये भी सही हो जाएगा। चहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक पृथ्वीराज चौहान था, जिसने 1162 से लेकर कब तक? 1192 तक शासन किया। फिर आगे क्या है? सुल्तान मोहम्मद गौरी नामक अफगान शासक, यानी कि अभी हमने महमूद गजनवी के बारे में पढ़ा था, अब पढ़ रहे हैं मोहम्मद गौरी। जो मोहम्मद गौरी शासक था, उसने अफगान शासक को पृथ्वीराज चौहान ने 1191 में हराया था, लेकिन दूसरी ही साल 1192 में पृथ्वीराज चौहान उसके हाथों से हार गए थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ज़्यादा क्लास है, क्लास लंबी चलेगी, तो आप लोग पेशेंस बना के रखिएगा। ठीक है, अब चोल राज और उसके पड़ोसी देश, तो हम चोलों को देख लेंगे। तो ये है, देखो आपके चोल दिख रहे होंगे, ये है चोल। यहाँ पे कौन से हैं? गहड़वाल हैं। शायद समझ में नहीं आ रहा, मैं एक बार आपको ये मैप साफ साफ आपको भेज दूँगी। ठीक है, तो ये चोल तो समझ में आ रहे हैं कि ये बैठे हैं आपके चोल, तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ओरियोर से तंजावुर तक की चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो इसे भी टैकल करते हैं अच्छे से। कोई नहीं, टाइम ज़्यादा ले रहे हैं, कोई बात नहीं, बट हमें एग्ज़ाम क्लियर करना है, बस यही खुशी होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। लेसन ही बड़े हैं, हम क्या करते हैं? छोटे छोटे लेसन होते हैं, जल्दी कवर हो जाता है। ठीक है, चोल वंश के सत्ता में कैसे आया? जो चोल वंश था वो सत्ता में कैसे आया, इस चीज़ पर पढ़ेंगे। कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे मुखिया परिवार की सत्ता थी। जो कावेरी डेल्टा थी वहाँ पे किसकी सत्ता थी? तो मुट्टियार नामक प्रसिद्ध छोटे मुखिया परिवार की सत्ता थी। पहला स्टेटमेंट यही बन जाएगा कि कावेरी डेल्टा पर मुट्टियारों की, यानी कि मुट्टियारों के परिवार की सत्ता थी, तो राइट हो जाएगा। कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातहत थे। जो कांचीपुरम के पल्लव राजा थे वो क्या थे? वो मातहत थे।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। कावेरी डेल्टा में मुट्टियार नामक प्रसिद्ध एक छोटे मुखिया परिवार थे। वे कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मातक थे। अब देखना यहाँ से आपको समझ में नहीं आया होगा, पर मैं आपको समझाती हूँ। क्वेश्चन बनेगा कि कांचीपुर के जो पल्लव राजा थे उनके मातहत कौन थे, तो मुटियार नामक मुखिया के परिवार के लोग थे। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। तो कौन थे पल्लव राजाओं के मातहत, तो वो मुटियार हो जाएंगे। फिर आगे कह रहा है ओरियार के चोलवंशी प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुटियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा कर लिया था। पहला क्वेश्चन बनेगा, फिर से क्वेश्चन बनेगा कि जो मुटियार थे उनको किसने हराया, तो वो आपको चोल वंशी शासक किसने हराया था, विजयालय ने हराया था और वहाँ पे अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, उसने वहाँ तंजावुर शहर और निसम सुंदनी देवी का मंदिर बनवाया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट अगेन को आ गया है। जो तंजावुर शहर किसने बसाया था, तो विजयालय ने बसाया था। निसम सुंदनी मंदिर किसने बनवाया था, तो वो भी आपका विजयालय ने बनाया था। कहाँ पर बनाया था, वहीं पर बनाया था। तो वहाँ कहाँ, तंजावुर शहर उसने बसाया था। और निसम सुंदनी देवी का भी मंदिर किसने बनाया था, विजयालय ने बनाया था। आई होप चीज़ें क्लियर हो रही होंगी। आगे बढ़ते हैं। विजयालय के उत्तराधिकारियों ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसके राज्यों में अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप से में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर में पांड, कहाँ, दक्षिण और उत्तर में कौन थे, पांड थे। पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गए। और राजराज प्रथम जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता था। क्वेश्चन बन जाएगा सबसे शक्तिशाली चोल शासक कौन था, तो वो राजराज प्रथम हो जाता है। उसने 985 में राजा बना और उसी ने इनमें से ज़्यादा क्षेत्रों पर अपना नियंत्रण विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजराज के पुत्र, तो क्वेश्चन बन जाएगा कि साम्राज्य के शासन का पुनर्गठन चोल साम्राज्य में किसने किया, तो वो हो जाएगा राजराज प्रथम। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा और आंसर ध्यान से लगाइएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जिसने लाइक नहीं किया है तो वो लाइक कर दीजिए, जिसने शेयर नहीं किया तो वो प्लीज़ शेयर कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र प्रथम ने उसकी नीतियों को जारी रखा। जो राजराज प्रथम का जो पुत्र था वो कौन था, आपका राजेंद्र प्रथम हो जाता है। पहला क्वेश्चन यही बन जाएगा कि राजराज प्रथम का पुत्र कौन था, तो वो राजेंद्र प्रथम था। उन्होंने जो राजराज की जो नीतियाँ थी उन्होंने जारी रखा। उन्होंने गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया पर हमला किया था। क्वेश्चन बनेगा कि गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया पर राजेंद्र प्रथम ने हमला किया था, तो स्टेटमेंट एकदम राइट होगा। अगर क्वेश्चन के बीच में कुछ हेर फेर कर दिया, कैसे कर दिया, गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया में राजराज प्रथम ने हमला किया था, जस्ट क्वेश्चन आपका रॉन्ग हो जाएगा। या तो यहाँ गंगा घाटी की जगह कुछ और कावेरी डेल्टा डाल देगा, क्योंकि हमने इसमें कावेरी के बारे में पढ़ा है, तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो कावेरी डेल्टा के मुट्टियारों को हराया था विजयालय ने। ठीक है, जो चोलवंशी शासक था। उन्होंने जो विजयालय था उन्होंने क्या किया था, तंजावुर शहर बसाया था और निशम सुंदनी का मंदिर बनाया था। फिर जो चोलवंश का प्रसिद्ध शासक था राजराज प्रथम था, उन्होंने अपने राज्य का बहुत ज़्यादा विस्तार किया था। फिर उनका पुत्र कौन आ जाता, राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम ने क्या किया, गंगा घाटी, श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया पर क्या किया था, अपना हमला किया था। अभियानों के लिए उसके एक जल सेना भी बनाई थी। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि चोल वंश में जल सेना का निर्माण किसने किया था, तो वो आपका राजेंद्र प्रथम हो जाता है। ठीक है, अब भव्य मंदिर और काश्य मूर्ति कला के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, राजराज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापित और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। यानी कि राजराज प्रथम ने तंजावुर और राजेंद्र प्रथम ने गंगईकोंड चोलपुरम के बड़े मंदिर में स्थापित मूर्ति कला का क्या किया, दृष्टि से एक चमत्कार है। उन्होंने ये चीज़ें यहाँ पर मंदिर स्थापित करवाए थे। कहाँ पर, तंजावुर में और गंगईकोंड चोलपुरम में। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली वस्तुओं के केंद्र बन गए। जो चोल मंदिर थे वो अपने आसपास के विकसित मंदिरों के केंद्र बन गए। अब केंद्र क्या होते हैं, मान लो पहले बना मंदिर, ठीक है, पहले मंदिरों का विस्तार हुआ। मंदिर बनने के बाद वहाँ पे क्या हुआ, गांव बने। जब मंदिर बनने के बाद गांव बनते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, वही आपके बस्तियों के केंद्र बन जाते हैं मंदिर। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये शिल्प उत्पादन के क्या थे, केंद्र थे।
ये मंदिर शासकों के अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते थे, उसके लिए काम करते थे। जैसे क्या होगा, पुरोहित हो गया, मालाकार हो गए, बावर्ची हो गए, तो इन चीज़ों में क्या होते थे, ये चीज़ें खर्च होती थी। एक बार फिर से देखेंगे, ये मंदिर के शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से संपन्न होते थे। इस भूमि की उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिरों के आसपास रहते थे। यानी कि जो भी उपज होती थी यहाँ से, तो वो पुरोहित, मालाकार, बावर्ची और मेहतर संगीत का नृत्य आदि पर खर्च की जाती थी। आगे बढ़ेंगे। दूसरे शब्दों में क्या कह रहा है कि, एक मिनट, मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी बन गए थे। ठीक है, ध्यान रखेंगे, वो कहाँ के केंद्र बन गए थे, वो आर्थिक, सामाजिक और संस्कृति के भी केंद्र बन गए थे। कोई स्टेटमेंट बनाएगा वो कहेगा कि मंदिर व्यापार का केंद्र थे, मंदिरों में लोगों को पूजा नहीं की जाने दी जाती थी, मंदिर आर्थिक और सामाजिक संस्कृति जीवन के केंद्र बन गए थे। तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट राइट लग रहा है, तो आपको ये स्टेटमेंट राइट लग रहा है, तो ये वाला आंसर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मंदिर क्या थे, मंदिर आर्थिक और सामाजिक संस्कृति जीवन के केंद्र थे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसे भी आप मार्क्स कर लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्प में सबसे विशिष्ट था कांस्य प्रतिमाएं बनाने का काम। जो मंदिर में सबसे ज़्यादा जो विशिष्ट कार्य था वो था कांस्य बनाने का काम, यानी कि कांस्य की प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल कांस्य प्रतिमाएं बनाने में सबसे क्या थे, उत्कृष्ट थे और कांस्य प्रतिमाएं में गिने जाते थे। क्वेश्चन बन जाएगा कि किस वंश में कांस्य प्रतिमाएं सबसे ज़्यादा उत्कृष्ट रूप में बनाई जाती थी, वो हो जाएगा चोल वंश। ठीक है, ज़्यादातर प्रतिमाएं को देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों की भी बनाई जाती थी। तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो कांस्य प्रतिमाएं थी वो केवल देवी देवताओं की बनाई जाती थी। स्टेटमेंट रॉन्ग। आप कहोगे मैम इसमें तो लिखा है, पर उसने क्या कह दिया, केवल, गलत हो गया ना। अगर वो कहता है कि ज़्यादातर प्रतिमाएं देवी देवताओं की और भक्तों की भी बनाई जाती थी, तो स्टेटमेंट आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कृषि और सिंचाई, यहाँ की कृषि और सिंचाई कैसी थी इसके बारे में भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चोल वंश, जो चोल की उपलब्धियां कृषि में हुए विकास के माध्यम से संभव हुई हैं। मानचित्र 2 देखिए, गौर कीजिए कि कावेरी नदी भाग जो है बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है। जो कावेरी नदी है वो बंगाल की घाटी में मिलने से पहले क्या होता है, वह छोटी छोटी शाखाओं में बट जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती हैं, यानी कि ये बार बार ऐसे ऐसे पानी उलीचती हैं, जिससे किनारे पर क्या हो जाती है, उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि विशेषता चावल की खेती के लिए क्या हो जाता है, आवश्यक हो जाता है, यानी कि आर्द्रता मुहैया करवाता है, यानी कि आर्द्रता हो जाती है उस भूमि में। ठीक है, हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्से में कृषि पहले से ही विकसित थी। जो तमिलनाडु का दूसरा हिस्सा है वहाँ पे कृषि पहले से ही विकसित थी, और पर 5वीं 6वीं सदी आकर इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती होने लगी। यानी पहले भी खेती होती थी, बट 5वीं सदी और 6वीं में और ज़्यादा यहाँ पर खेती होने लगी। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन को समतल किया जाना था। ठीक है, फिर क्या कह रहा है, डेल्टा क्षेत्रों में बाढ़ रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी को खेतों तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसलें उगाई जाती थी। तो ये सारी चीज़ें आपको मैं इसलिए लाइन टू लाइन पढ़ाती हूँ, क्योंकि यहीं से लाइन टू लाइन उठा के वो स्टेटमेंट डाल देता है। और सीटेट में बहुत ज़्यादा स्टेटमेंट के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं आपको स्टेटमेंट के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप स्टेटमेंट के क्वेश्चन अच्छे से कर रहे हो तो फैक्ट अपने आप सही हो जाएंगे आपके। ठीक है, क्यों, फैक्ट वही फैक्ट है, वही स्टेटमेंट है। फैक्ट इजी होते हैं, 1 लाइनर होते हैं, पर स्टेटमेंट घुमाता है। तो स्टेटमेंट ही मैं आपको क्लियर करवा रही हूँ, जिससे कि आपका क्वेश्चन ना छूटे। तो ये कांस्य प्रतिमाएं बनाने में कौन माहिर थे, तो आपके चोल हो जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो बच्चा जुड़ता जाएगा वो लाइक शेयर करता जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ाते पढ़ाते ना इतनी कैपेसिटी क्या बताऊँ, बीमार हूँ इस समय, हेल्थ ज़्यादा सही नहीं चल रही है, तो पढ़ाने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बट कोई नहीं, देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का एक जलद्वार है। जो 9वीं शताब्दी में ये जलद्वार देख पा रहे हो, जलद्वार बना है, ये देखो जल भरा पड़ा है यहाँ पे सारा, ये
अरे यार ये सारा जल भरा पड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो 9वीं शताब्दी तमिलनाडु का जल द्वार किसका है? ये तमिलनाडु का जल द्वार है। हौज से नदी की शाखाओं में पानी प्रवाह के जरिए इसके जरिए नियंत्रित किया जाता है, यानी कि जो पानी है, जो नदियों में पानी बह रहा है, उसको इसके जरिए नियंत्रित किया जाता है। और इसका यूज किस में किया जाता है? खेत की सिंचाई के लिए यूज किया जाता है। जल द्वार पारंपरिक रूप से लकड़ी या धातु का बना होता था। क्वेश्चन बन जाएगा कि जो जल द्वार है वो किसका बना होता था? तो वो लकड़ी या धातु का बना होता था, जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रण करता था। किसके स्तर को किस लिए बनता था? तो यानी कि पानी के स्तर का पता चले, इसलिए जल द्वार को बनाया जाता था। नदियों और नहरों के दर में प्रवाह को संचालित करता था। तो यानी कि ये जल द्वार बनाया, यानी कि खंभा लगा दिया उन्होंने, ऐसे पोल लगा दिया। अब पानी बढ़ेगा तो ये स्तर दिखाएगा ना, तो इसलिए ये लगाया जाता था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए देखो कई जगह पे कहाँ से हो रही थी? कृत्रिम रूप से हो रही थी। सिंचाई के लिए कई पद्धतियां अपनाई गई। कुछ इलाकों में क्या किए गए? कुएं खोदे गए। कुछ अन्य जगहों पर बारिश के पानी को इकट्ठा किया गया और विशाल सरोवर का निर्माण किया गया। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती थी, यानी कि जो सिंचाई का काम था उसके लिए किसकी जरूरत थी? योजना की जरूरत थी। जैसे श्रम और संसाधनों को व्यवस्थित करने के लिए इन कामों की देखरेख करना और तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए, यानी कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए, किसे कितना पानी दिया जाए, इन सब पर ध्यान दिया जाता था। ज़्यादातर नए शासकों साथ ही साथ गांव में रहने वाले लोगों ने इन गतिविधियों पर सक्रिय रूप से क्या किया था? दिलचस्पी दिखाई थी। यानी कि राजा लोगों के साथ साथ कौन थे? गाँव के रहने वाले लोगों ने भी इस काम में इंटरेस्ट दिखाया था। ठीक है, अब पढ़ते हैं साम्राज्य का शासन। साम्राज्य का शासन कैसा था? ठीक है, प्रशासन किस प्रकार संगठित किया जाए? किसानों की बस्तियां जो ओर कहलाती थी। पहला ही क्वेश्चन बन गया। ओर क्या था? तो ओर किसानों की बस्तियां थी। क्या थी? ओर क्या थी? किसानों की बस्तियां थी। इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। और क्या हो जाता है? किसानों की बस्तियां हो जाती हैं। यहाँ से मैचिंग वाले क्वेश्चन भी बन जाते हैं, देखना कैसे बनेंगे। सिंचित खेती के साथ बहुत स्मृत हो गई थी, यानी कि सिंचित खेती के साथ बहुत स्मृत हो गई थी। इस तरह के गाँवों को समूह को नाडू कहते हैं। तो नाडू सेकंड नाम क्या पड़ा? नाडू। और क्या थी? किसानों की बस्तियां थी। नाडू क्या थी? बस्तियों के समूहों को क्या कहते थे? नाडू कहते थे। यानी कि गांव के समूहों को क्या कहा जाता था? नाडू कहा जाता था। और क्या थी? किसानों की बस्तियां। नाडू क्या थे? गांव के समूह को नाडू कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। तो क्वेश्चन बन जाएगा, ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने के कार्य करते थे। तो क्वेश्चन राइट हो जाएगा। ग्राम परिषद और नाडू कई कार्य एक साथ करते थे, तो ये भी सही हो जाएगा, क्योंकि वो कर भी वसूल रहे हैं और प्रशासकीय कार्य भी कर रहे हैं। और क्या था? और किसानों की बस्ती थी। नाडू क्या था? नाडू गाँव के समूह को कहते थे। और नाडू गाँव के समूह को कहते थे। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाएगा मैचिंग का। ध्यान से सुना, 2 बता चुकी मैं। फिर आता है बिल्लाल। देखो यहाँ से भी इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ध्यान से सुनने का। जो बिल्लाल जाति के लोग थे वो धनी किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण रखते थे। जो बिल्लाल जाति के लोग थे, बिल्लाल कौन होते थे? तो बिल्लाल आपके धनी किसान हो जाते हैं। ठीक है, कौन हो जाते हैं आपके? बिल्लाल। तो बिल्लाल आपके कौन हो जाते हैं? धनी किसान। क्वेश्चन बनेगा बिल्लाल किसे कहते हैं? तो धनी किसानों को बिल्लाल कहते हैं। नंबर 3 में ये डाल लीजिएगा, मैचिंग में आ सकता है। तो बिल्लाल क्या करते थे? बिल्लाल जो नाडू के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण करते थे। जो नाडू लोग काम करते थे उन पर क्या करते थे? नियंत्रण करते थे। कौन नियंत्रण करता था? तो बिल्लाल नियंत्रण करते थे। आगे बढ़ते हैं। उनमें से कई धनी भूस्वामियों को चोल राजाओं ने सम्मान के रूप में मुवेंद वेलन कहा। मुवेंद वेलन कौन होता था? मुवेंद वेलन कैसे कहते थे? तो मुवेंद वेलन 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला बेलन या किसान। बेलन क्या होता था? बेलन किसान को ही तो कहते हैं। तो मुवेंद वेलन यानी कि उनमें से कुछ धनी भूस्वामी होते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा भूमि होती थी, उन्हें क्या करते थे? राजा सम्मान के रूप में उन्हें मुवेंद वेलन कहते थे। और वो मुवेंद वेलन क्या करते थे? 3 राजाओं को अपनी सेवाएं देते थे। इस चीज़ का भी आप ध्यान रखेंगे। नंबर 4 पे ये डाल लीजिएगा। मुवेंद
बेलन कौन थे, तो वे 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करते थे। और किन्हें बनाया जाता था मूवेंद बेलन? जो धनी भूस्वामी होते थे उन्हें राजाओं के द्वारा सम्मान के रूप में उन्हें मूवेंद बेलन बनाया जाता था। फिर हो जाता है अरियार। अरियार क्या होता है? तो अरियार प्रधान जैसी उपाधियां और उन्हें महत्वपूर्ण केंद्र द्वारा राजकीय पद सौंपे जाते थे। अरियारों को ये काम दिया जाता है। तो नंबर 5 पे ये आ जाएगा, अरियार यानी कि प्रधान, इन जैसी उपाधियां दी जाती थी उन्हें। 5वां नंबर नहीं है, 1 मिनट, जो मूवेंद बेलन है उनके ही बारे में बताया जा रहा है। उन्हें ही क्या अरियार या प्रधान जैसी उपाधियां सौंप देते थे और उन्हें केंद्र के महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे जाते थे। कहने मूवेंद बेलन को। आगे बढ़ेंगे। चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और ये देखो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बॉक्स आ जाता है। यहाँ से भी मैचिंग का क्वेश्चन बन सकता है, फैक्ट बन सकता है, स्टेटमेंट बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, बस हमें कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। चोल के अभिलेखों में भूमि के विभिन्न कोटियों का उल्लेख मिलता है। तो चोल के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बेलन बगई नंबर 1 कौन हो जाता है आपका? बेलन बगई। बेलन बगई क्या था? गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को भूमि दी जाने वाली भूमि। जो बेलन बगई भूमि थी वो कैसी थी? वो गैर ब्राह्मण किसान स्वामी को दी जाने वाली भूमि थी। फिर ब्रह्मदेव मतलब ब्रह्मा को दे, यानी कि ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को क्या कहते थे? ब्रह्मदेव कहते थे। शाला भोग, शाला पाठशाला मतलब पाठशाला क्या होता है? स्कूल होता है। तो विद्यालय के रखरखाव के लिए दी जाने वाली भूमि को शाला भोग कहते थे। देवदान या तिरुन मुट्टकनी कौन थी? ये मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि थी। फिर आ जाता है नंबर 5 पे पल्ली चंदम। ये जैन संस्थानों को दी गई दान में भूमि थी। पहला क्वेश्चन बनेगा, गैर ब्राह्मण किसान को जो भूमि दी जाती थी उसे क्या कहते हैं? तो वो बेलन बगई हो जाती है आपकी। क्या हो जाती है आपकी? बेलन बगई हो जाती थी। फिर ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि क्या हो जाती है? ब्रह्मदेव हो जाती है। शाला भोग यानी कि विद्यालय के रखरखाव के लिए शाला भोग जमीन दी जाती थी। देवदान या तिरुन मट्टुकनी कौन सी थी? मंदिरों को उपहार में दी जाने वाली। देवदान अगर देगा तो आप समझ जाओगे, देव को दान में दी गई यानी कि मंदिरों को, पर ये तिरुन मट्टुकनी से आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। और जैन संस्थानों को जो दी जाती थी उसे पल्ली चंदनम कहते हैं, ठीक है। तो आई होप चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसे बहुत ही अच्छे से आपको याद करके रखना है। इससे क्वेश्चन कई बार बना है तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। ये मशीन है ना, ड्रिल मशीन, ये आपकी क्लास के टाइम पर ही चलती है, पर आपको मैनेज करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो ऐसे सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमने देखा है कि ब्राह्मणों को समय समय पर भूमि अनुदान और ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी, दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मण बस्तियां अस्तित्व में क्या हुई? आ गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक ब्रह्मदेव की देखरेख प्रमुख ब्राह्मण भूस्वामियों की एक सभा द्वारा की जाती थी। जो ब्राह्मणों की जो देखरेख थी, ब्रह्मदेव की देखरेख थी, किसके द्वारा? ब्राह्मण भूस्वामियों की सभा द्वारा क्या किया जाता था? देखरेख किया जाता था। यह सभाएं बड़ी कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों पे प्रायः मंदिरों की पत्थरों की दीवार पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नगरम के नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। जो नगरम क्या होता था? वो संघ, जो व्यापारियों के संघ भी अक्सर क्या करते थे? प्रशासनिक कार्य में क्या करते थे? कार्य संपादित करते थे, ठीक है। नगरम नाम के ज्ञात व्यापारी, नगरम क्या थे? जो ज्ञात व्यापारी होते थे वो क्या करते थे? प्रशासनिक कार्यों का संपादन करते थे। आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु के चिंगलपुट्ट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख। कहाँ से? तमिलनाडु के चिंगलपुट्ट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख का इस बात का सविस्तार वर्णन करता है कि ब्राह्मणों की सभा का संगठन कैसे होता था। जो ब्राह्मणों की सभा का संगठन था वो कैसे होता था? सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचे, मंदिर इत्यादि की देखरेख के लिए सभा में विभिन्न समितियां बनाई जाती थी। जो विभिन्न जो इन चीज़ों की देखरेख थी उनकी क्या होती थी? समितियां बनाई जाती थी। इनमें सदस्यता के लिए लोग योग होते थे, यानी कि जो सदस्यता के लिए जो लोग योग होते थे उन्हें ही इनमें क्या होता था? भाग दिया जाता था। क्या करा जाता था इनका? क्वेश्चन बन जाएगा कि जो ब्राह्मणों के देखरेख की समितियां बनाई जाती थी उनमें सदस्यता क्या क्या सदस्यता थी और कैसे इनका चयन होता था। तो चयन कैसे होता था? तालपत्र के छोटे छोटे टिकट लिखे जाते थे, यानी कि तालपत्र जो होता था उसके छोटे छोटे टिकट लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के से हर समिति के लिए
के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। यानी कि यहाँ क्या होता था, यहाँ पे वो पर्ची नहीं हम लोग उलाते हैं और एक पर्ची उठा ली तो उसका ही जिसका नाम आया वही बन जाता था। तो यहाँ पे यही चीज़ लागू होती है। ठीक है, तो जो देख रेख की सभा की विभिन्न समितियां थीं, उनकी सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनका चुनाव कैसे होता था, तो उनका चुनाव ताम्र के छोटे टिकट बनाए जाते थे, फिर उनको मिट्टी के बर्तन में रखे जाते थे और छोटे बच्चे से उन्हें उठवाया जाता था। ठीक है, तो चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। फिर 1 मिनट, उठवाया जाता था और इस तरह से उनका क्या होता था, चयन किया जाता था। आगे बढ़ते हैं। अभिलेख और लिखित सामग्री, तो क्या थे अभिलेख, क्या थी लिखित सामग्री, इन पर बात करेंगे हम। ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। लाइक बार बार कहती हूँ क्योंकि आप लोग लाइक नहीं करते हो, कंजूस, बहुत ज़्यादा कंजूस हो। हमारे सारे स्टूडेंट कंजूस हो रहे हैं आजकल, कंजूस नहीं होना है। ठीक है, उत्तर मेरू अभिलेख के अनुसार सभा की सदस्यता, ठीक है, जो हम सभा की सदस्यता के बारे में बात कर रहे थे, जो लोग योग्य होते थे, तो अब योग्य होने के लिए कौन कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, किस चीज़ की ज़रूरत थी, तो उस बारे में पढ़ेंगे। तो सभा की सदस्यता के लिए जो इच्छुक लोग होते थे वे कैसे होने चाहिए, वे भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां उन्हें भूराजस्व वसूला जाता हो। यानी कि जो सदस्यता है, जो सभा के सदस्य बनना चाहते हैं, उनके पास क्या होनी चाहिए, वो भूमि का स्वामी होना चाहिए, जिससे कि वो अपने भूमि पर क्या कर सकें, राजस्व वसूल कर सकें। उनका खुद का घर हो, उनकी उम्र कितनी हो, 35 से 70 के बीच में होनी चाहिए। फिर क्या है, उन्हें वेदों का ज्ञान भी होना चाहिए। ठीक है, उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों में की अच्छी जानकारी हो और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 साल से, कितने साल से, 3 साल से समिति का सदस्य रहा है तो वह इसकी समिति की सदस्यता नहीं ले सकता, इम्पोर्टेंट हो जाता है। जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए हैं वह चुनाव नहीं लड़ सकता। यानी कि जिसने अपने संबंधियों के खाते जमा नहीं कराए, खाते मतलब कितना किसके पास पैसा ये नहीं कराया है, वो सदस्य नहीं बन सकता है। देख रहे हो कितने कड़े कानून थे उस टाइम पे। आगे बढ़ेंगे। आगे कह रहा है अभिलेखों में राजाओं, 1 मिनट, देखो कितनी लंबी क्लास हो गई है, कोई बात नहीं, पढ़ना जरूरी है, ध्यान से पढ़ो। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में तो जानकारी मिलती है, लेकिन यह जानना खासकर मुश्किल है कि साधारण मर्दों और औरतों के जीवन में इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी की तमिल कृति पेरिया पूर्णम का एक उदाहरण, यानी कि पेरिया पूर्णम कृति है, उसका एक उदाहरण है। तो ये इम्पोर्टेंट तो नहीं है, फिर भी पढ़ा देती हूँ। चलो, अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छाजनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों में 8 का बड़ा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और बेल्लाल प्रतिष्ठित समाज से बाहर मानते थे। ठीक है, तो पुलाया कौन थे, इम्पोर्टेंट है, मैं कहती हूँ इम्पोर्टेंट नहीं है, सॉरी गाइस। तो जो पुलाया है, पुलाया किसे क्वेश्चन बन जाएगा, पुलाया कौन थे, तो पुलाया वे थे जो ब्राह्मण और बेल्लाल के प्रतिष्ठित समाज से क्या थे, बाहर थे, उन्हें पुलाया कहा जाता था। ठीक है, वे एक छोटा सा पुरवा, लोगों का एक छोटा सा क्या होता था, पुरवा होते थे, जिसमें ओछे किस्म के लोग, खेतिहर मजदूर, चमड़ी की पट्टी में घिरे हुए झोपड़ी, आहतों के छोटे मुर्गे झुंड घूमते रहते, गहरे रंग के बच्चे जो काले लोहे के क्या करते थे, कंगन, छोटे पिल्लों को उठाए उछलते रहते थे बच्चे। मारुदू पेड़ की छाया में मजदूरनी ने अपने बच्चों को चमड़े की चादर पर क्या किया, सुला दिया। एक लेख है, वो पढ़ रहे हो, ठीक, उन्होंने ये चीज़ें लिखी हैं। ठीक है, आम के पेड़ भी उनकी शाखाओं पर नगाड़े लटके हुए थे। नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन में बने छोटे छोटे गड्ढे, सिरों वाली कुतिया पिल्लों को दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने पौ फटने से पहले तगड़े पुलैरा, यानी कि पुलाया का बहुवचन को फुलैरा कहते हैं, काम करने जाने की हाँक लगाते हैं, यानी कि मुर्गे हैं जो अपनी आवाज़ देते हैं। तो इस तरह का काम था। पुलाया कौन था, इसमें एक ही क्वेश्चन बन जाएगा, पुलाया कौन थे, तो पुलाया जिन्हें क्या था, ब्राह्मण और बेल्लाल के प्रतिष्ठित समाज से बाहर रखा जाता था, यानी कि वो लोग क्या थे, प्रतिष्ठित नहीं होते थे। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जो ब्राह्मणों की समितियाँ के सदस्य बनना चाहते थे तो उनके लिए क्या क्या, यानी कि सभा के सदस्य बनने के लिए क्या क्या चीज़ें उपयोगी थी, तो उस चीज़ का ध्यान रखना। उनके पास भूमि हो, उनके पास अपना घर हो, 35 से 70 वर्ष की उनकी क्या हो, आयु हो, और प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी हो, और पिछले 3 साल से अगर वो वहाँ पर काम कर रहे हैं या
काम कर रहे हैं या चुनाव कर रहे हैं तो वो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, वो किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकते हैं। ठीक है, अगर वो किसी समिति में यानी कि पहले से ही किसी समिति में 3 साल से सदस्य रहे हैं तो वो उस समिति का सदस्य नहीं बन सकते हैं। और अपने उन्हें परिवारों के सगे संबंधियों के खाता भी जमा करवाने होते थे, अगर वो ऐसा नहीं करते थे तो उन्हें चुनाव में जगह नहीं दी जाती थी। ठीक है, अब ये देखते हैं तांग वंश के युग का चीन। ठीक है, अब फिनिश है आपका, थोड़ा 2 मिनट और दीजिए, आपका चैप्टर फिनिश। ठीक है, तांग वंश का युग, तांग वंश के युग का चीन। ठीक है, चीन के बारे में है, पर कब का है, जहाँ पर जब उनके तांग वंश का वहाँ पर शासन होगा। चीन में तांग राजा वंश के तहत साम्राज्य स्थापित किया गया था। चीन में क्या हुआ था, तांग राजा वंश के तहत राजवंश स्थापित किया गया था। तो ये राजवंश जो था तांग वंश का, वो 300 वर्षों तक चला। 7वीं से 10वीं सदी तक यह स्थापित रहा। ये यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो यहाँ से ध्यान से सुनिएगा। तो तांग वंश का शासन कब तक रहा, 7वीं से 10वीं तक रहा, यानी कि 3 वर्ष तक रहा। इस की राजधानी सियान, जो इसकी राजधानी थी, तांग वंश की जो राजधानी थी वो सबसे बड़े नगरों में से एक थी, जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई क्या करते थे, आया जाया करते थे। आगे बढ़ेंगे। तांग साम्राज्य की परीक्षा, जो तांग साम्राज्य था वो परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रसारित होता था। जो तांग साम्राज्य पे जो नियुक्ति होती थी, तांग साम्राज्य में परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रसारित होता था। क्वेश्चन बन जाएगा कि जो परीक्षा के द्वारा नौकरशाही प्रसारित की जाती थी तो वो किस साम्राज्य में, तो वो तांग साम्राज्य में हो जाती है। कहाँ, चीन पर। ठीक है, और क्या कह रहा है, इस परीक्षा में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था, यानी कि जिसकी इच्छा है वो इसमें बैठ सकता है। अधिकारियों के चयन की व्यवस्था के बदलाव के साथ 1911 तक यह कायम रही, यानी कि जो ये व्यवस्था थी, नौकरशाही वाली व्यवस्था थी परीक्षा वाली, वो कब तक चली, 1911 तक चली। तो इस चीज़ का ध्यान रखेंगे। अब मैं एक चीज़ दिखा देती हूँ, ये इम्पोर्टेंट है, आपको कन्फ्यूजन हुई होगी, मैं उसे फिर से क्लियर करना चाहती हूँ, फिर इसके बाद अपना लेसन क्लास ऑफ करती हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले ये चीज़ समझ लीजिए, तमिलनाडु के चिंगलपुट्ट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में वर्णन दिया गया है, क्या बात का सविस्तार वर्णन किया गया है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि ब्राह्मणों की सभा के सदस्यों की योग्यता का वर्णन किसमें किया गया है, तो आप बेझिझक लगा देना, तमिलनाडु के चिंगलपुट्ट जिले के उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में किया गया है। ठीक है, और ये सभाएं क्या करती थी, जो ये सभा का संगठन होता था, ये काम किसकी देखरेख करते थे, तो सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचों, मंदिरों आदि की देखरेख करते थे। इनके लिए सभा में विभिन्न समितियां होती थी। इनमें सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके लिए क्या होता था, लॉटरी सिस्टम था। क्या था ये, लॉटरी सिस्टम था। तो उन्हें क्या करना था तालपत्रों पर छोटे छोटे टिकट लिखे जाते थे। तालपत्रों के छोटे छोटे टिकट लिखे जाते थे। वो टिकट किस में डाले जाते थे, मिट्टी के बर्तन में। और कौन उठाता था उनको, एक छोटा सा लड़का उठाता था। और उनकी योग्यता मैं आपको बता चुकी हूँ, तो मैं सोच रही थी आपको यहीं कन्फ्यूजन हो सकती है, इसलिए मैंने इसको दोबारा समझाया। अब इसके जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमने इसमें पढ़े हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सामंत के बारे में पढ़ा है। सामंत और माथा कौन होते थे, तो भूस्वामी और योद्धा लोग होते थे जो राजा बनाते थे। राजा क्या करते थे, राजा से ये लोग क्या हो जाते थे, जब इनके पास संपदा और शक्ति हो जाती थी तो ये राजा से स्वतंत्र भी हो जाते थे। ठीक है, और ये अपने आप को क्या घोषित कर देते थे, महामंडलेश्वर भी घोषित कर देते थे। और मंदिर के बारे में पढ़ा है। नाडू क्या थे, नाडू गाँव का समूह था। सभा तो आप पढ़ ही चुके हो। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करिएगा और शेयर ज़रूर करिएगा, जिससे कि और भी लोग इससे जुड़ सकें और आप अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। सो थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।